सेटल्ड कम्युनिटीज। इसका मतलब है जनजाति, खानाबदोश और बसे हुए समुदाय। हम बात कर रहे हैं 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच में, यानी तकरीबन 750 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में। इसमें आपको दो भाग बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जो आपके आते हैं। अगर एक टाइमलाइन में बना दूं तो 1200 से आपका 1556 तक, और उसके बाद 1556 से तकरीबन 1707, थोड़ा सा और ऊपर। तो ये जो समय है वो दिल्ली सल्तनत का है, और ये जो समय है, बल्कि इस समय को हम मुगल एम्पायर का समय कहेंगे। यहां पर ऐसा हुआ कि जब बहुत सारे किंगडम्स, बहुत सारे राज्य कुछ बढ़ रहे थे, कुछ किसी का पतन हो रहा था, तो यहां पर बहुत सारे आर्ट, क्राफ्ट, प्रोडक्शन, आर्ट मतलब होता है कलाएं, क्राफ्ट मतलब होता है जैसे शिल्पकारी वगैरह होता है, दस्तकारी होती है, ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करना यानी उनको बनाना। ये सब चीजें, चाहे आप टाउन की बात करें, चाहे विलेजेस यानी कि आप शहर की बात करें, या फिर आप बात करें किसी गांव की, वहां ये हो रहा था। अब इसमें केवल यही नहीं हो रहा था, इस जमाने में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो रहे थे। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक तौर पे, सोशल सामाजिक तौर पे, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक तौर पे बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है जो यहां परिवर्तन हो रहे हैं वो यहां हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। सब जगह अलग अलग परिवर्तन हो रहे थे, सोसाइटी अलग हो रही थी। तो इतना बड़ा जो आपका सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट में उस जमाने में कोई ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान बना हुआ था, बांग्लादेश बना हुआ था, ये सब एक ही थे। उस जमाने में जो हमारा उपमहाद्वीप है, यहां पर अपने आप पहले ही हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था में सोसाइटी अपने आप डिवाइडेड थी। इसको बनाया किसने था, ये रूल किस रूल के हिसाब से ये डिवाइड हुई है, इसको प्रिस्क्राइब किया था आपके ब्राह्मण्स ने। और बहुत सारे रूलर्स जो थे, बहुत सारे जो एम्परर किंग वगैरह थे वो, और बड़े बड़े राज्यों के, उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार भी किया था। तो यहां पर अगर आप देखें तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण में कौन है, वो लोग जो प्रीस्ट हैं, पूजा पाठ करते हैं, वेद पढ़ते हैं, कर्मकांड करते हैं। क्षत्रिय वॉरियर्स होते हैं, अपने क्षेत्र को बचाते हैं, लड़ाई में भाग लेते हैं। यहाँ पर वैश्य हो गया जो ट्रेडिंग करते हैं, जैसे आपके लेन देन का काम, जो क्राफ्ट वाले होते हैं, जो जिनके हाथ में कुछ कला होती है, जो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग जैसे मैंने आपको बताया कि खरीद फरोख्त। इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं। और सबसे नीचे आते हैं आपके शूद्र, इससे एक और नीचे है अछूत, अनटचेबल, जिसको हम अतिशूद्र कहते हैं। तो ये शूद्र थी। तो ये सारे शूद्र मतलब ये इन सब के जो भी काम करते हैं, साफ सफाई, झाड़ू बर्तन, कटका या वर्कर का काम, लेबर का काम, वो सब ये करते थे। तो इसमें क्या हुआ कि अब इस व्यवस्था के कारण जो अमीर है वो तो अमीर हो गया, जो गरीब है वो गरीब होता चला गया। कहने का मतलब समाज में जो अमीर है, गरीब है, उसके बीच में खाई बहुत बड़ी हो गई, बड़ी गहरी हो गई। और जैसे ही अब हम बात करते हैं इस एरा की, चाहे हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सुल्तान्स की, या मुगल्स की बात करें, इस समय ये जो व्यवस्था है, या कहें कि अमीर और गरीब में जो अंतर है सामाजिक व्यवस्थाओं में, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्लियर? अब मैं आपको बात करता हूं कि जो सोशल रूल इन ब्राह्मणों ने तैयार किए, इन्होंने कहा कि भाई ये वर्ण व्यवस्था होगी। लेकिन ऐसा है नहीं कि पूरे सब, इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, पूरा ये इलाका है, इसमें ऐसे बहुत सारी जगह थी जहां पर लोगों ने इसको माना नहीं, उनके अपने ही अलग रूल थे। राइट? हुआ क्या कि ऐसी कई समूह कह लें, मैं उनका नाम भी बताता हूं, हम उनको क्या बोलेंगे, ऐसे कई समूह थे जिन्होंने ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली, इस व्यवस्था को ना माना, या ये कहें इसको नकार दिया, या इसको एक्सेप्ट नहीं किया। इनके बीच में जो डिफरेंस आप देख रहे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, उनके बीच में ऐसा नहीं था। मतलब ये जो लोग हैं ना, इनके बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं कि भाई ये इसमें पूछा गया है कि ट्राइब्स वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, ऐसे सवाल आएगा। तो आप ये बताएंगे कि वो लोग ट्राइब्स, जो मैं आप नाम लेने वाला हूं, वो लोग जो समूह बना के रहते थे, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे, और उनमें बहुत ज्यादा अनइक्वल क्लास नहीं थी, यानी कि बहुत अमीर आदमी नहीं था, बहुत गरीब नहीं था, सब लोग ऑलमोस्ट बराबर थे। ठीक है? तो इन सोसाइटीज को जिन्होंने वर्ण व्यवस्था नहीं मानी, जिनके बीच में ऐसी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, और जिनमें बहुत ज्यादा अनइक्वालिटी नहीं थी, उनको क्या कहा जाता है? ट्राइब्स। क्या कहा जाता है?
ट्राइब्स, ट्राइब्स यानी जनजाति, जनजाति, ट्राइब्स जनजाति। अब ये जनजाति का मतलब क्या हुआ? अगर आप ये देखें तो ये जो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं ये जनजातियों का ही है, ये जनजाति के चित्र है। जनजाति क्या हुए? जनजाति, जनजाति। अब शब्द कहां से आया है? अब देखिए, जन मतलब होता है लोग, जाति मतलब होता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कहे समूह को बिलोंग करते हैं, यहीं से जनजाति या ट्राइब बन गए। लेकिन जो जनजाति के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं, जैसे अगर आप अपने समाज में देख ले, आप जो यहाँ लोग रहते हैं आपके घर पे, वो बगल वाले घर पे हो सकता है आपके चाचा रहते हो, लेकिन उसके बगल वाले घर पे कोई हो सकता है कोई और रहते हो। लेकिन इसमें जो लोग रहेंगे वो आपस में रिलेटेड होंगे, किनशिप बॉन्ड्स, मतलब कोई चाचा, भतीजा, ताया, जेनियोलॉजी या उनके दादा परदादा, इस तरीके से ये आपस में ये रिलेटेड होंगे। आपस में सबके सब जितने भी आपको जनजाति के लोग मिलेंगे वो किनशिप बॉन्ड से यानी कि रिलेटेड होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग कैसे, अच्छा ये खाएंगे पिएंगे कहां से व्यवस्था करेंगे ये, क्योंकि ये लोग जो है, अभी शब्द आएगा मैं आपको बताऊंगा, ये नॉर्मली दुर्गम क्षेत्र में रहते थे, यानी बहुत पहाड़ों पे, जंगलों में इसमें रहते थे। तो इनका मेन खाने पीने का कैसी व्यवस्था करते थे? देखिए, एक तो आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, एक ये हंटर गैदरर्स। एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी, हंटर गैदरिंग मतलब ये हंटिंग मतलब होता है शिकार, गैदरिंग मतलब होता है संग्रहण, और हर्डर्स। हर्डर्स मतलब क्या हुआ? हर्डर्स मतलब ये हुआ कि भाई आप पशु चारण कर रहे हैं, पशु को चरा रहे हैं। तो ये करते क्या थे, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये लोग नॉर्मली जंगल या फॉरेस्ट में या फिर किसी माउंटेन में ऐसे दूर दराज के इलाके में रहते थे। तो वहां पर जो भी इनको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते थे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मिले, जिस भी जगह में रह रहे हैं वहां पर जो भी प्राकृतिक संसाधन इनको मिलते थे उसको बहुत भरपूर ये उपयोग करते थे, बहुत अच्छे से उपयोग करते थे, राइट। अब इन्हीं जनजातियों में कुछ लोग ऐसे थे, जैसे दो प्रकार के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, घुमंतु प्रजाति, मतलब कहीं ठहर के नहीं रहते थे, इनका कोई पक्का घर या ठिकाना नहीं था। लेकिन कई ऐसे थे जो रुक के रहते थे, मतलब एक ही जगह पे व्यवस्थित रहते थे, एक ही जगह पे रहते थे। और ये जो लोग हैं ट्राइबल ग्रुप, ये क्या करते थे, इनके पास मान लीजिए ये लैंड है, ये चारागाह है, ये लैंड हो गया, ये आपका पैस्चर्स हो गए। तो लैंड और पैस्चर जितने थे इनके पास, ये ट्राइबल ग्रुप अपने आप इसको कंट्रोल करता था, या कहे अपने आप इसका नियंत्रण करता था। सब लोग मिलकर नियंत्रण करते थे और इनके कुछ नियम थे, कुछ रूल्स थे। उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए इसको कितना मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, उस हिसाब से, जो रूल्स के हिसाब से ये डिवाइड भी करते थे इसको। क्लियर है? अच्छा, बहुत सारी ऐसी बड़ी ट्राइब्स हैं, बिग ट्राइब्स कहते हैं जिनको, बड़ी जनजातियां जो हैं वो पूरे इसमें फैली हुई थी, पूरे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, हमारे जो उपमहाद्वीप है उसमें फैली हुई थी। जैसे मैंने बताया, ये रहती कहाँ थी, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, ये फॉरेस्ट में रहती थी, हिल्स में रहती थी, डेजर्ट में रहती थी, यानी वो ऐसी जगह जहां पर रीच बहुत मुश्किल हो। तो फॉरेस्ट जंगल आपका, हिल्स हो गया पहाड़ी इलाका, डेजर्ट मतलब हो गया आपका जो मरुस्थल होता है, और वो जगह जहां पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, होता ये था कि क्योंकि अब जनजाति जे कर देता हूं, और आप मान लीजिए जो वर्ण व्यवस्था को मानने वाले वो सोसाइटी हो गई, तो वर्ण सोसाइटी कह देता हूं मैं, ठीक। इनके बीच में क्लैश होता रहता था, क्योंकि ये तो नहीं मानते वर्ण व्यवस्था को, ये लोग मानते थे, तो ये लोग के बीच में क्लैश होता रहता था। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन होता तो रहता था। लेकिन होता यह है कि जो कास्ट बेस्ड है, ये कास्ट बेस्ड है, मतलब ये वर्ण व्यवस्था मानते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला, और ये ट्राइबल सोसाइटी से, जनजाति है, अपना आराम से रह रहे हैं, अपने जंगल में रह रहे हैं, खुश हैं। इन लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें का आदान प्रदान भी होता था, यानी कि डाइवर्स नीड। डाइवर्स नीड का मतलब होता है कि कई चीजें ऐसी थी जो ये लोग ही पैदा कर सकते थे, ये लोग ही जमा कर सकते थे, ये लोग नहीं कर सकते थे। कई ऐसी चीज है जो यही पैदा कर सकते थे, ये लोग नहीं कर सकते थे। तो थोड़ा सा विद्वेष तो था दोनों में, लेकिन साथ में एक दूसरे के परस्पर ये निर्भर भी थे। क्लियर हो गया? ओके। अब आपको जो मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो कौन कहां रहता है, कौन कहां कहां पाया गया, वो बहुत आपको याद रखना है इसको, ठीक। क्योंकि हमें क्या है ना कि जितनी भी, मान लीजिए दिल्ली सुल्तान के बारे में अगर जानकारी लगाना है तो इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे थे, अभिलेख बहुत सारे थे। हमें मुगल साम्राज्य के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में पता करना है तो बहुत सारे, जैसे अकबरनामा लिखा हुआ था, लिखित दस्तावेज बहुत था, यानी रिटन डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा था। लेकिन जहां पर हम इनकी बात करते हैं जनजातियों की, ये लिखत पढ़त तो नहीं थी, ना इनमें से किसी ने लिखा, ठीक है। जब लिखा ही नहीं, जब लिखत पढ़त हुई नहीं, तब क्या करेंगे? तो इन्होंने क्या किया, जैसे एक जनजाति वाला आदमी है, ये है, तो ये जैसे आप है, आपके पिताजी ने आपको मौखिक तौर पे, ओरल, जितने भी इनके ट्रेडिशन है, जो भी इनके कस्टम है, जो भी इनकी संस्कृति, जो भी इनकी व्यवस्था है, वो आपको मौखिक तौर पे बता दी गई, मौखिक तौर पे बता दी गई।
और इनको किसने बताई, इन्होंने बताई। तो इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, मतलब हर एक जनरेशन को मौखिक और वाचिक तौर पे बोल के ये आगे जनरेशन बढ़ाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो ये बोली गई चीजें हैं वो ट्राइबल हिस्ट्री में वही जो हिस्टोरियंस हैं, जो भी हिस्टोरियंस आपको दिखते हैं वो उसी ट्राइबल हिस्ट्री को कैसे बना पाते हैं, क्योंकि जो ओरल ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, बोलने वाला ओरल ट्रेडिशन से ये चला आ रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कौन सी कहां पर थी। सबसे ऊपर आ जाइए, मैं एक एक करके दिखाऊंगा। पहले आपको बताऊं, ये पंजाब में खोखर ट्राइब थी। खोखर यहां पर है, दिखाऊंगा अभी आपको। पंजाब में खोखर ट्राइब थी, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली थी 13वीं और 14वीं शताब्दी में। इसके बाद आए गक्खर, और ये इंपॉर्टेंट बन गए, इतने इंपॉर्टेंट बन गए कि इनके जो चीफ थे कमाल खान गक्खर, इनको जो ये साहब जो दिख रहे हैं, कौन है ये है हमारे अकबर साहब है। तो ये अकबर जो है ना, इन्होंने किनको ये कमाल खान गक्खर को क्या बना दिया, मनसबदार बनाया था, इतने पावरफुल हो गए थे। ठीक है, तो अब मुल्तान और सिंध में क्या थे, मुल्तान सिंध जैसे आज तो पाकिस्तान में है, लेकिन उस जमाने में तो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था। तो मुल्तान और सिंध में लांघा और अरघुन, चलिए मैं आपको, और बलोच भी है यहाँ पे, बलोच भी यहाँ पर एक प्रजाति है। बलोच भी बहुत पावरफुल, बहुत बड़ी प्रजाति थी इसकी यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में। पहले आपको दिखा देता हूं कहां कौन कौन है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, गक्खर, यहां पहले बताया खोखर 13वीं-14वीं शताब्दी में, फिर आए गक्खर, कमाल खान गक्खर, वो उनका नाम मैंने लिया। फिर आए हम यहाँ बलोची, फिर ये अरघुन और लांगास, मुल्तान सिंध, और बलोचिस्तान में जो आज का बलूचिस्तान है। तो अगर आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी ट्राइब थी, मैं बलोच ट्राइब की बात कर रहा हूं। मैं जो बलोच ट्राइब है बहुत पावरफुल थी, और ये जो ना अलग अलग कुल में बटे हुए थे। जैसे बलोच ट्राइब है ना, तो अलग अलग कुल में बटे हुए थे, और हर एक कुल का एक चीफ होता था, एक सरदार होता था। अगर मैं वेस्टर्न हिमालय की बात करूं, इस जगह की बात करूं, तो वेस्टर्न हिमालय में आपकी एक ट्राइब थी जो थी गड्डी गडरिया जो ट्राइब थी, उनका मेन ये था कि वो शेपर्ड ट्राइब थी। शेपर्ड मतलब वो ये होते हैं कि जो ये आपके बकरी और ऊन वाले जो शीप होते हैं उनको चलाते थे। ठीक है, ये हो गए। अब आप जरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आ जाइए, इस जगह पे आ जाइए। यहां पर कौन से हो गए, अहोम और नागास। क्लियर है, चलिए ये भी दिखा देता हूं आपको। आइए यहाँ पे, यहां पर अब क्या बात हो गई हमारी, ये अहोम नागास यहाँ के हो गए, बलोच यहाँ के हो गए। और गड्डी भी यहाँ है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन गड्डी आप यहीं पे मान लीजिए, इसको वेस्टर्न हिमालय बताया जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न पे हम नागा और अहोम, इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, मतलब बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब आइए आप यहाँ पर चेरोज, ये आप देख रहे हैं चेरोज, अहोम ट्राइब ये है, ये अहोम ट्राइब है। ये जो चेरोज थे ये आपको कहां पाए जाते हैं, चेरोज ये आपके पाए गए कहां पर, या कहां पाए जाते हैं, ये है बिहार और झारखंड में। तो ये जो चेरो है ना, ये चेरो जो है ये 12वीं शताब्दी में बहुत जबरदस्त उभर के आए, 12वीं शताब्दी में। लेकिन जो ये राजा मानसिंह है, ये कौन है, राजा मानसिंह एक बहुत पावरफुल मुगल के अंडर में थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक किया किन पे, चेरोज पे, और इनको हरा दिया। इनको हराया, अकबर के बहुत बड़े फेमस जनरल हुए, कौन साहब, राजा मानसिंह। इन्होंने इन चेरोज को, क्योंकि बहुत ऊपर आ गए थे, बहुत पावरफुल हो गए थे, इनको हरा दिया। तो राजा मानसिंह ने चेरोज को हराया 1591 में, याद रखेगा 1591 में। ओके, और उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी ये दमे नहीं, पूरी तरह दबा नहीं, अभी तक इनका दम बाकी रहा। फिर आया औरंगजेब के अंडर में इनको पूरी तरीके से एक तरीके से सब्जुगेट कर दिया गया, ये अपने अधीन इनको चेरों को ले लिया गया। चेरोज की जगह कौन सी हो गई, बिहार और झारखंड। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर है मुंडाज और संथाल्स, ये मुंडाज है, ये संथाल्स है। ये जो मुंडा संथाल मैं आपको बता रहा हूं, ये उड़ीसा और बंगाल, मुंडा संथाल उड़ीसा और बंगाल, इसी जगह की मैं बात कर रहा हूं। अब महाराष्ट्र और कर्नाटका में कौन से, कोलीज। अब देखिए ये कोलीज आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये कोलीज हो गए। इसके अलावा कोलीज हो गए, और ये बिराड़, और आपको यहां थोड़ा सा
देखिए ये कोलीज हो गए यहां पर, और ये बेरार्ड्स। कौन कौन से हो गए? कोलीज और बेरार्ड्स। कहां पर हो गए? ये आपके महाराष्ट्र और कर्नाटका में। अच्छा, कोलीज गुजरात में भी, यहां भी देखिए जो कोलीज है वो गुजरात में भी है, गुजरात में भी है। इसके अलावा साउथ में चले जाए यहाँ पे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा? साउथ में चले जाएंगे तो आपको कोरागास, वेतर्स, मारवाड़, ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर साउथ में आ जाते हैं। साउथ में देखिए ये कोरागास, ये वेतर्स, और यहाँ पर आपका मारवाड़, ये हो गए। इसके बाद आप वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में आइए, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाला वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में आ जाइए। यहां पर आपको मिल रहे हैं भील। भील कहां हो गए? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। अच्छा, जो 16वीं सेंचुरी की मैं बात करूंगा तो ये जो भील हुए लेट 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, ये बहुत सारे भील जो है जनजाति तो थे, लेकिन ये बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, और इनमें से कम बहुत सारे तो जमींदार भी हो गए, जमींदार भी बन गए। ओके, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसमें ऐसे रहे भील प्रजाति में या भील जनजाति में, जो लोग फिर भी हंटर गैदर ही बन के रहे। अब आज के अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, यहां पर है गोंड। गोंड ध्यान रखिएगा, ये गोंड को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अहोम और गोंड को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये गोंड है, देखिए पूरा गोंडवाना रीजन है। कौन सा रीजन है ये? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। गोंड, गोंड ध्यान रहेगा। ओके, अब किस तरीके से नोमैड्स और मोबाइल पीपल लिव्ड, जो लोग जो यहां से वहां जाते थे, एक जगह रुकते नहीं थे, तो किस तरीके से अपनी जिंदगी जीते थे? तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो अपने जानवरों को, कोई भी जानवर हो सकते हैं, कोई भी मवेशी हो सकते हैं, उनको चराते चराते वो दूर 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 जाते थे। अब क्योंकि इनके पास केवल जानवर है या एनिमल्स है, और भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, तो इससे क्या निकालते थे? इनसे इसको मिल्क मिलता था, इनसे इनको कर्ड मिलता था, इनसे इनको पनीर मिल जाएगा यानी कि चीज मिल जाएगा, या फिर आप ये कहें कि इनसे घी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें तो ये ले लेते, या फिर कहें वूल मिल जाएगा, या ये सारी चीजें जो जानवर से निकलती है वो तो इनको इनके पास थी, और गोश्त भी तो था ही था। तो ये क्या करते थे कि जैसे ये तो नोमैडिक है, या ये कहें नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट है, और जो सेटल्ड लोग थे, जो सेटल्ड लोग थे, उनके साथ ये विनिमय करते थे, यानी इनके साथ एक्सचेंज करते थे। इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम यानी कि होता ये था कि ये इनके पास क्लॉथ होता था, जो अगर गांव या शहर में है उनके पास कपड़ा होगा, उनके पास कोई बर्तन वर्तन होंगे, यूटेंसिल्स होंगे, और भी प्रोडक्ट होंगे, या कहीं ग्रेन होगा, खाने का दाल चावल, दलहन तिलहन। तो ये लोग क्या कहते थे, अपनी सारी चीजें देते थे, और यहां से ये लोग इनसे लेते थे, यानी कि इसी तरीके से जीते थे, यानी बार्टर सिस्टम, आदान प्रदान की करके ये लोग अपनी जिंदगी जिया करते थे। अब बंजारास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात बताई गई है। बंजारा भी एक नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक मतलब यहाँ से वहाँ जाती रहती है, और इनके जो कारवां थे, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, तो दोनों को मिला के बताता हूँ मैं। पहले बता दूं कि एक पीटर मुंडी नाम के साहब हुए, ये इंग्लिश ट्रेडर थे, ये अपने आप में इंग्लिश ट्रेडर हुआ करते थे। तो इन्होंने बताया, जब ये बहुत शुरुआती 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, मतलब 1600 के आगे मान लीजिए, इन्होंने कहा कि भाई हमने देखा कि यहां टांडा क्या है? जब बंजारा एक जनजाति है, जब ये लोग निकलते थे इस ग्रुप में, इसको कहते थे टांडा, बंजारे के ग्रुप टांडा। 14,000 से ज्यादा उन्होंने देखा कि बैल चल रहे हैं, 14,000 से ज्यादा बैल चल रहे हैं, और वो जो बैल है उनमें लदा हुआ है ग्रेन, यानी कि आपका राइस और व्हीट, चावल और गेहूं लदा हुआ है। इसके अलावा कि ये क्योंकि मर्चेंट थे, खुद भी सौदागरी तो थे ये लोग, तो ये क्या करते थे, एक जगह से एक चीज उठाते थे जो सस्ती है यहाँ, और वहां जाके बेचते थे जहां पर महंगी है, मतलब यहाँ चीप है, यहाँ पर थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। फिर यहाँ से वो चीज उठाते थे जहां चीप है और यहाँ एक्सपेंसिव है, इस तरीके से ट्रेड किया करते थे। उसके बाद क्या होता था कि एक जगह, जैसे यहाँ पर ऑक्स है इनका बैल, तो उसको यहाँ पर उनका सामान उतारते थे और नया सामान चढ़ा देते थे, और फिर इनको फ्री छोड़ देते थे। कहाँ के लिए? इसको कहते हैं चारागाह, या कहे पैस्चर्स। वहां पर आके इनके जो ऑक्स है वो अपना खाना पीना करते थे। यहां पर जो इनकी ट्राइब देख रहे हैं आप, या जो कहे टांडा, इसमें 600 से 700 लोग करीब हो सकते थे, 600 से 700 लोग, और ये 6 से 7 माइल थोड़ा किलोमीटर से बड़ा होता है, उतना चला करते थे। राइट है, ये काम इनके लोग किया करते थे। अब अगर हम ये बात करें कि ये बंजारा किस तरीके से उपयोग किया गया, इन बंजारों का उपयोग किया अलाउद्दीन खिलजी ने, इनका उपयोग किया जहांगीर ने। कैसे?
क्योंकि ये लोग यहां से वहां जाते थे सामान लेके। तो खिलजी ने भी कहा, जहांगीर ने भी कहा, जब आप लोग सामान लेके जा ही रहे हो तो हमारे ले जाओ, यहाँ पर हमारे सेना के लोग हैं, यहाँ पर वॉर चल रही है, यहाँ कोई हमारा रसद कुमक पहुंचाना है, तो आप जाके हमारा ये सब सामान पहुंचा दो। तो ये क्या करते थे, अपने जानवरों से अलाउद्दीन खिलजी ने इनका उपयोग किया, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जहांगीर ने इनको उपयोग किया, और यहाँ से वहाँ वो सामान के जरिए या कहीं कहीं यहाँ से वहाँ सामान भी ले जाते थे। मिलिट्री कैंपेन्स यानी कि वॉर जोन में जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ पर सामान लाद के ये अपने जो भी जानवर है वो ले जाते थे। और अगर आप देखें, एक बड़ी आर्मी अगर देखें तो 1 लाख से ज़्यादा बुलक्स यानी ये जो बैल या सांड आप कह लिए, इनके जो जानवर हैं वो चला करते थे। क्लियर हो गया है? एक बार मैं यहाँ पर हम जो एक चीज़ और देखने वाले हैं कि बहुत सारे जो पैस्टोरल ट्राइब्स थे वो जानवर बेचते भी थे, क्योंकि अब जानवर है, जैसे मान लीजिए बकरी है और या ये कहें कि शीप है, तो शीप को क्या करेंगे, शीप को बेच देते थे जब वो थोड़ा सा एजेड हो जाता था या कोई अगर उसका मांस पसंद करता था। इसके अलावा जो कैटल हो गए, हॉर्सेस हो गए, ये सब जो अमीर लोग थे ना उनको ये लोग बेचा करते थे। बहुत सारी ऐसी पैस्टोरल ट्राइब थी क्योंकि उनका काम ही पशुचारण था। ऐसे बहुत सारे पेटी पैडलर्स भी थे, बहुत छोटे छोटे ऐसे पेटी पैडलर्स हम जिसे कहते हैं, मतलब ऐसी प्रजातियां थी जो जहां गांव गांव जाके सामान बेचती थी। कौन कौन से, जैसे रस्सी बेच ली, रोप्स हो गए, या आपके इस तरीके से स्ट्रॉ मैटिंग हो गई जो हम कहते हैं चटाई, यहाँ पर आपका ये हो गया कोर्स सैक इसे कह रहे हैं, जो हम बोरा कहते हैं ना, ये बोरा बेचते थे। इसके अलावा कई ऐसी कास्ट थी जो नाच गाना करती थी, यानी एंटरटेनर्स थे। वो एंटरटेनर्स क्या करते थे, यहां से वहां जाते थे, टाउन्स में जाते थे, विलेजेस में जाते थे और वहां पर वो एंटरटेन करते थे। आपको याद है सर्कस वर्कस, मेला वगैरह, वो सब यही लोग हैं। तो ये लोग इस तरीके से काम किया करते थे। तो यहां पर आप देखिए एक कुटियाकोन ट्राइब का, एक उड़ीसा का एक ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज की, जो उसमें हम चेंजिंग सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम इसको अगली बार देखेंगे। लेकिन उसको जाने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं, यहां पर हम बात कर रहे हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में, यानी 750 से लेके 1750 ईस्वी के बीच में हमारे सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी ट्राइब रही या अभी भी हैं। सबसे ऊपर यहां पर देखिए खोखर, ये पहला हो गया खोखर। पंजाब भी एरिया है, कश्मीर भी एरिया है। फिर उसके बाद आए गक्खर। खोखर बहुत 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में बहुत पावरफुल थे। फिर उसके बाद आ गए गक्खर। गक्खर जो थे, अगर आपको याद होगा कि गक्खर खान, इनको अकबर ने क्या बनाया था, मनसबदार बनाया था। उसके बाद आए अरघुन और लांघाज, ये कहां पर है, मुल्तान और सिंध में। ये है बलोच कौन सा हो गया, हमारा नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। इस जगह पे आपके गड्डी गडरिया, ये गड्डी गडरिया हो गया वेस्टर्न हिमालयाज में। और फिर यहां पर आइए नागाज और अहोम्स, किस जगह पे हो गए ये आपके नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तर पूर्वी में। यहां पर आइए आपके चेरो कहां हो गया, ये आपका बिहार हो गया और झारखंड हो गया। मुंडाज और संथाल्स, बहुत बड़ा एरिया है ये, तो ये है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, ये पूरा एरिया आप देख लीजिए ये वाला इनका। अब कोली और बेराड किस जगह पे हो गए, ये कर्नाटका, ये महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटका हो गया। फिर आप आइए कोली, यहां पर और भी है, कोली गुजरात में भी है। जो कोरागा है, ये कोरागा, वेतार और मारवाड़, ये कौन सी जगह पे हो गए, ये साउथ इंडिया में हो गए। यहाँ भील्स पे आ जाइए, ये कौन सा एरिया हो गया, ये आपका वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया, यानी कि मध्य तो है, वेस्टर्न भी है, पश्चिमी भी है। फिर आ गई आप, ये मेन है गोंड कहां पर है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। एंड हायरार्कीज, इसका मतलब सामाजिक ताना बाना किस तरीके से चेंज हो रहा था, नई जातियां कैसे बन रही थी और किस तरीके से हायरार्की मतलब होता है लेवल, इस तरीके से हायरार्की होती है। मैं आपको बताता हूं पहले कि पहले वर्ण व्यवस्था थी, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वर्ण व्यवस्था मेन कैटेगराइजेशन थी कि भाई आप ब्राह्मण होंगे, अगर आप पूजा पाठ करते हैं ब्राह्मण होंगे, अगर आप क्षत्रिय होंगे, यदि आप वॉरियर हैं, अगर आप मर्चेंट हैं यानी ट्रेडिंग का काम करते हैं या कोई प्रोफेशनल हैं या फार्मर हैं तो आप बन गए वैश्य, और यदि आप इन सब के लिए काम करते हैं या लेबरर हैं या और सर्वेंट नौकरों का जो काम करते हैं, इसके नीचे और अतिशूद्र होता है जो गंदा मैला ढोते हैं, ये तो था। अब हुआ ये कि इन्हीं वर्णास ब्राह्मण, क्षत्रिय
वैश्य, शूद्र, इनके अंदर भी नई नई जातियों ने जन्म लिया। जैसे ब्राह्मण्स में ही अलग अलग जातियां बन गई। ओके, तो यह हुआ कि बहुत सारी ऐसे ट्राइब्स थी, बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी थे, वो जो है वो यहां पर इन जगह पे आए या उनको लिया गया और इनको बकायदा स्टेटस दिया गया। कौन देता है जाति का स्टेटस? मतलब जातियां बनी, जातीज, और इनको जाति का स्टेटस किसने दिया? इनको ब्राह्मणों ने दिया। कहने का मतलब, अब आप समझ रहे होंगे जातियां कौन सी है, कहां सी है, कौन सी है, कहां की है। तो अब आप देखिए, कोई अगर सोने का काम करता है या लोहे का काम करता है, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, कोई है लकड़ी का काम करता हूं जैसे कारपेंटर हो गया, कोई ईंट गारे का काम करता है, मेसन हो गया। अब ये सारी जो जातियां हैं, या फिर ये कहें ये जातियां नहीं है, ये वो लोग हैं जैसे सोने का काम करने वाले, आपको केवल एक सोने का काम कर रहे हैं, वो ये कारपेंटरी तो नहीं कर सकते। तो ये प्रोफेशनली यानी कार्य के तौर पर ये एक जाति बन गई अलग से, क्योंकि ऐसी जगह बहुत बड़ा हमारा सब कॉन्टिनेंट था, तो एक जगह तो नहीं होगी केवल एक ही जगह पे 10 लोग बैठ के ये काम कर रहे होंगे, यहां भी कर रहे होंगे, यहां भी कर रहे होंगे, यहां भी कर रहे होंगे। तो ये लोग जो है इनको फिर एक जाति में डाला गया, जिसको कहा गया कि भाई आप इस जाति के हैं। ओके, तो इनको अलग अलग से जातियों में विभाजित कर दिया गया। तो अब क्या था, पहले जो वर्ण व्यवस्था थी उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन था, क्लियर कट कैटेगराइजेशन था ना, 1 2 3 4 ऐसे भाग में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जो हुआ, जो सोसाइटी है वो किस आधार पर बटी? जाति के आधार पर। जाति के आधार पर भाई आपकी जाति क्या है। यानी अगर आप जाएंगे किसी एक एग्जांपल देता हूं कि अगर शूद्र में भी जाएंगे आप, तो सारे शूद्र नहीं हो जाएंगे। कोई धोबी होगा, कोई कुम्हार होगा, कोई चर्मकार होगा। इस तरीके से अलग अलग जातियां बन गई। क्लियर हो गया जाति का कॉन्सेप्ट? अब क्षत्रिय में क्या हुआ, जो क्षत्रिय थे, यहां पर जो राजपूत कुल है, वो अब हमने पहले भी देखा था, राजपूत कुल तो स्ट्रांग हो ही रहा था। और किस जमाने में हो रहा था? ये 11वीं और 12वीं शताब्दी में बहुत स्ट्रांग हो रहा था। अब ये अलग अलग कहे कुलों के थे या फिर वंशों के थे। कौन कौन से वंश थे? जैसे हूण हो गए, हूण वाले, हुणास कहते हैं इनको, चंदेलाज, और आपका चालुक्याज, और ऐसे बहुत सारे थे जो बहुत पावरफुल हो गए। ओके, और ये जो इनकी बात तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे थे जो पहले ट्राइब्स थे। ऐसे बहुत सारे थे जो राजपूत जिनको हम कह रहे हैं, वो पहले ट्राइब्स थे। इन्होंने अपने आप को किस तरीके से अपने आप को राजपूत बनाया? राजपूत बन गए, ये शासक बन गए। और शासक किस तरीके से बने कि खास तौर पे जो एग्रीकल्चर एरिया थे, एग्रीकल्चर एरिया जहां पर कृषि का काम होता था, वहां के जो पुराने रूलर थे उनको इन्होंने हटाया। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इनको ये थे तो ट्राइब ही, फिर राजपूत बने, और अंदर जेनेटिकली तो ट्राइब है, उनको चाहिए जंगल का एरिया या फिर एग्रीकल्चर का एरिया। वहां पर इन्होंने अपना वो किया, शासन बनाया। अब जो राजपूत है वो इस पोजीशन पे पहुंच गए कि वो रूलर बनने लायक हो गए या बन गए। तो एक तरीके से जब राजपूत रूलर्स बन गए, तो जो बाकी थे, मान लीजिए ये तो राजपूत हो गए, कई ऐसे ट्राइब्स थे, उन्होंने कहा कि जब ऐसे कई राजपूत हैं जो पहले ट्राइब थे, आज वो रूलर्स बन गए, आज वो शासक बन गए, तब और किसके किसके जरिए बने? आपको याद है हमने बात की थी पहले, कुछ ऐसे शासक हुए जो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय बन गए। कई ऐसे क्षत्रिय थे जो ब्राह्मण बन गए। मतलब अपनी जिस योनि में या जिस गोत्र में या किस जाति या व्यवस्था में वो पैदा हुए हैं, वहां से वो चेंज कर सकते थे। किससे? एक ब्राह्मण साहब आएंगे, उनके लिए कुछ पूजा अर्चना कर देंगे, ये बन जाएंगे। राइट? ऐसी अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, ऐसी बहुत सारे यज्ञ हुआ करते थे। तो ये जो काम है कि जो ट्राइब है वो भी चाहती थी कि हम रूलर बने, राजपूत बने और रूलर बन जाए। कहने का मतलब हम हाई क्लास में आ जाएं और शासन करें। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो ट्राइब्स थी उन सबको, ऐसा नहीं हो कि ब्राह्मण ने सबको जो भी आया उनके पास उनको बना दिया, ऐसा नहीं। जो इसमें लोअर कास्ट थे, मतलब ट्राइब्स में भी लोअर कास्ट थे,
उनको तो उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन ट्राइब्स में जो अपर कास्ट थे उनको उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको राजपूत मानते हैं। ओके, लेकिन यहीं पर क्या हुआ, कई सारे इस जगह की जो ये जो इलाका मैं दिखा रहा हूं, यहां पर कहने का मतलब आप समझ लीजिए पंजाब हो गया और आपका सिंध हो गया और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया। ये आपका देखिए, ये बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की मैं बात कर रहा हूँ वो यही है जो मैं आपको पंजाब सिंध का इलाका दिखा रहा हूँ। तो यहां पर क्या हुआ कि इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है, हमको ये ना वर्ण व्यवस्था वगैरह नहीं पसंद है, हम नहीं जानते, हम जानते हैं ना हम मानते हैं ये वर्ण व्यवस्था, वी डोंट लाइक इट, वर्ण व्यवस्था हमें नहीं पसंद। तो इन्होंने क्या किया, पंजाब सिंध नॉर्थ जो फ्रंटियर के लोग हैं, मतलब इस इलाके के आप समझ लीजिए, तभी तो पाकिस्तान में आप देखिए मैक्सिमम मुस्लिम है, क्योंकि ये जो इलाका था तो ये भी ट्राइबल ही इलाका, लेकिन इन्होंने कहा कि हम कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते और हम जो चाहते हैं कि भाई हम इस्लाम ले लेते। तो इन्होंने चुपचाप या क्या बहुत धीरे, बगैर कोई शोर शराबा किए हुए, बहुत पहले इन्होंने क्या किया कि ये इस्लाम ले लिया, इन्होंने इस्लाम धर्म को ये मानने लगे, तो हम इसको इस्लाम कर देते हैं। ओके, अब हम पहुंच रहे हैं वहां पर जहां पर हम बहुत गंभीरता से बात करेंगे, या फिर इनकी जो ट्राइबल्स लोगों की थोड़ा सा आंतरिक या नजदीकी नजर से हम इनको देखते हैं। तो हम दो की बात करेंगे, गोंड्स है, फिर आगे अहोम आएगा। गोंड्स कौन थे, आपको याद होगा, मैंने आपको पहले जगह दिखा दूं, शायद आपको थोड़ा आइडिया इसमें और दे दूं। देखिए जो गोंड्स है, ये कौन सा इलाका हुआ, ये देखिए, ये गोंडवाना। तो ये एक्चुअली एक इलाका नहीं है, ये बहुत सारे इसमें जगह है, ये ऐसा नहीं कि कोई आप क्षेत्र बांट सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे आप इन इलाकों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, सब एक कंबाइंड एरिया है ये। तो ये जो गोंड है, ये बहुत बड़े इलाका, ये जो गोंडवाना है, इस बहुत बड़े फॉरेस्ट रीजन में रहते थे, जहां पर बहुत सारे फॉरेस्ट थे। तो ये फॉरेस्ट रीजन है यहां पे। अब फॉरेस्ट रीजन का क्या फायदा ये भी बताऊंगा मैं आपको। ये हो गया। अच्छा, ये गोंडवाना का मतलब होता है कंट्री इनहैबिटेड बाय गोंड्स। गोंड जहां पर रहते थे उस जगह को वो गोंडवाना कहते थे, जहां जहां गोंड पाए जाते थे। ठीक है, ये करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह पर यहां पर है, यहां पर आइए, इन्होंने क्या किया, यहां के सारे पेड़ पौधे जला दिए, राख बन गई, इनकी राख बन गई। उसके बाद इन्होंने यहां पर पेड़ पौधे उगाए, मतलब अपना जो भी कृषि करना है वो किया। और फिर क्या किया, इन्होंने यहां से निकल गए, जब इसकी उर्वरता कम हो गई, दूसरी जगह पे गए, वहां पर भी यही काम किया कि भाई इसको जला दिया सारे पेड़ पौधों को। यहां जो आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल भी देख रहे हैं ना जलते हुए, और यहां पर ये गोंड लोग हैं, ऐसे दिखते हैं और ये गोंड लोग हैं। तो यहां पर ये हर जगह को ऐसे करके वो आगे बढ़ जाते थे। इसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको और कहते हैं स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। इसमें क्या था, किस तरीके से डिवाइडेड था, मैं आपको बता देता हूं। ये जो गोंड ट्राइब है, ये छोटे छोटे कुल में बटी थी, कुल क्लैन कहते हैं इसको। और हर एक का एक या तो राजा था, मतलब जिसको हम राजा कहते थे उस जमाने में, या फिर राजा या राय कहा करते थे, राजा या राय। अब क्योंकि दिल्ली सल्तनत है वो गिर रही थी, तो हुआ ये कि जो गोंड साम्राज्य है, गोंड किंगडम, बहुत सारे ऐसे आगे बढ़े, क्योंकि यहां पर मैंने बताया क्लैन थे, कुल थे और सरदार थे यहां पे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो दिल्ली सुल्तान के गिरने के कारण जो बड़े गोंड साम्राज्य थे, ये बड़े गोंड सरदार थे, उन्होंने क्या किया, जैसे बड़ा है उसने क्या किया, छोटे पे कब्जा करने की कोशिश की, या फिर उसे कहा कि डोमिनेट कर लिया। तो बड़े सरदारों ने, जो बिग गोंड सरदार है, उन्होंने जो छोटे सरदार है गोंड सरदारों को दबाया। अब इसमें यह कहा गया है, अकबरनामा, आपको याद है अकबर की जो जीवनी लिखी गई है, अबुल फजल साहब ने लिखी है, तो अकबरनामा, AN कर देता हूं, अकबरनामा, इसमें बताया गया है कि जो एक गोंड किंगडम है, बहुत सारे गोंड किंगडम थे, उसमें एक गोंड किंगडम है गढ़कटंगा। क्या नाम है, बहुत सारे गढ़ नाम आएंगे इसमें, गढ़ बहुत कॉमन नाम है ना, गढ़कटंगा। ये जो गढ़कटंगा है, इसमें कितने विलेज थे, 70,000 विलेज। एक सोचिए आप, गढ़कटंगा में 70,000 विलेज थे। अब मैं आपको इलाका दिखा देता हूं, गढ़कटंगा बार बार आने वाला है। ये गढ़कटंगा हो गया, ये पूरी गोंड किंगडम है गढ़कटंगा की। अब यहाँ इस हिसाब से अंदाजा लगाएं कि सेंटर में आपको थोड़ा सा जबलपुर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखिए इधर लेफ्ट में आपको भोपाल दिखाई दे रहा है। तो ये जो इलाका है इसको थोड़ा सा आप याद करिएगा, है ना।
इसमें आपके छिंदवाड़ा भी आ रहा है, इसमें सियोनी भी आ रहा है, बालाघाट भी है। तो ये आपका जबलपुर के हिसाब से समझिएगा, थोड़ा आपको याद रहेगा। ये गढ़कटंगा है। अब इसमें क्या था, मैं गोंड की बात कर रहा हूं, यहां पर कैसे डिवीजन है बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये थी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये आपका गढ़कटंगा है या फिर कहें गोंड किंगडम है कोई। गढ़कटंगा गोंड किंगडम की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहली चीज तो ये थी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था, ये सेंट्रलाइज थी, यानी मतलब एक सेंटर में कोई राजा होगा, किंग होगा, वो इसे गवर्न करेगा। तो ये जितने भी ये जो किंगडम है पूरा डिवाइडेड था गढ़ में। मैंने कहा गढ़ बहुत आने वाला है, तो ये जैसे गढ़ में है, ये अलग अलग गढ़ हो गए। जैसे मान लीजिए गढ़ हो गया, क्लियर है, ये पूरा किंगडम है, ये पूरा किंगडम है, केडी कर देता हूं, ये आपका गढ़ में डिवाइडेड हो गया, जितने भी गढ़ होंगे। अब हर एक गढ़ के पास एक, ये मतलब कोई ना कोई जो गोंड क्लैन है, गोंड कुल, मान लीजिए एक कुल है गोंड का, वो इसे कंट्रोल करता है, वो उसको कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रलाइज है। मतलब इन सबका एक राजा होगा, एक किंग होगा या एक सेंट्रलाइज होगा, और हर एक जो जितना भी ये अलग अलग गढ़ डिवाइडेड है उसमें एक जो गढ़ होगा वो किसी कुल द्वारा, वहां का जो कुल है, कोई भी कुल हो सकता है, वो उसको अपना कंट्रोल करेगा। अब ये जो कुल है, मतलब ये जो एरिया है, अब ये गढ़, मतलब एक गढ़ कितने भाग में डिवाइडेड है, ये 84 विलेज में डिवाइडेड है। कितने विलेज में? 84, इसीलिए इसको कहते हैं 84। 84 हो गया। और फिर ये हर एक जो 84 भाग है ये डिवाइडेड है 12 और भाग में, 12 और विलेजेस में। ठीक, इसको कहते हैं बढ़ौत। बढ़ौत 84 84, हिंदी में 84 84 होता है, और इसमें जो बढ़ौत आया है 12 से आया है, ये 12 बढ़ौत। ठीक है, ये क्लियर होगा किस तरीके से डिवीजन था। अब हुआ ये कि क्योंकि इस तरीके से इन्होंने किंगडम बना लिया, फिर एक तरीके से शासन वर्ग हो गया। अब यहां पर एक और देखिएगा, ये आपका जो गोंडवाना है, इसमें आप अलग अलग मांडला, कोलांगा, घोड़ा, ये सब गढ़ गढ़ देख रहे हैं, गढ़ गढ़ गढ़, ऐसे ना, इस तरीके से ये इलाका है गोंडवाने का। अब मैं ये बता रहा था कि जब बड़े स्टेट हो गए तो सीधी सी बात है कि जब हम ट्राइब की बात करते हैं तो यहां पर अनइक्वल क्लासेस होती है, मतलब बहुत ज्यादा अमीर नहीं, बहुत ज्यादा गरीब नहीं, सब ऑलमोस्ट बराबर रहेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ इस जगह पे कि भाई अनइक्वल क्लासेस आ गई, यानी कि अमीर लोग अमीर हो गए, गरीब लोग गरीब हो गए, या फिर क्लासेस में बहुत डिफरेंस हो गया। खास तौर पे जो ब्राह्मण्स थे, ये मान लीजिए ब्राह्मण्स हैं, इनको बहुत सारी ये लैंड मिली, ये ब्राह्मण लैंड में रह रहे हैं, और ग्रांट्स मिली, मतलब पैसा मिला। गोंड किन से? इन गोंड राजाओं से, इन गोंड राजाओं से इनको पैसा मिला, किनको? ब्राह्मणों को। अब ये गोंड चीफ क्या चाहते थे कि भाई हम गोंड चीफ हैं, हम तो सरदार हैं, अब हम ये ना कहलाएं, हम गोंड ना कहलाएं, हम बन जाए राजपूत। क्या बन जाए? राजपूत। यानी गोंड बहुत ज्यादा हम चाहते थे कि भाई राजा बन जाए, यानी राजपूत बन जाए, क्योंकि राजपूत तो वॉरियर कैटेगरी थी वर्ण व्यवस्था में, है ना। अब ये चाहते थे कि हम राजपूत बन जाए, तो ऐसा हुआ भी। अब एग्जांपल देखिएगा बहुत ध्यान से, हुआ कैसे। इसमें एक साहब का है जिनका नाम है अमनदास। ठीक, वो गोंड राजा है, कहां के? गढ़कटंगा, जो मैंने आपको एरिया बताया गढ़कटंगा, वहां के राजा है। कौन है? इनका नाम है अमनदास, याद रहेगा, अमनदास। ये हो गए गोंड राजा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने आप एक टाइटल ले लिया, किसका? ये हो गया गढ़कटंगा। यहां के राजा, यहां के जो किंग है, राजा कह लीजिए, वो थे आपके अमनदास। अमनदास, ठीक है। इन्होंने अपने आप एक उपाधि ले ली। उपाधि कैसे ली? ब्राह्मणों की तरफ ही ली होगी, राजपूत बनना चाहते होंगे, ये राजपूत बन गए। इन्होंने ली संग्राम शाह की। किसकी? संग्राम शाह, ठीक है। अब इनके बेटे थे दलपत। क्या नाम हुआ? दलपत। इन दलपत ने शादी की किससे? रानी दुर्गावती से। महारानी, ये जो भी उस समय प्रिंसेस राजकुमारी हुई होंगी, दुर्गावती से। दुर्गावती किसकी पुत्री थी? ये थी पुत्री सालबहन की, जो कि चंदेल राजपूत राजा थे। कहां के? ये चंदेल राजपूत राजा थे। कहां के? महोबा के। तो चंदेल राजपूत राजा महोबा की पुत्री दुर्गावती की शादी हुई दलपत से।
दलपत कौन है? अमनदास। अमनदास कौन है? जिन्होंने जो गढ़कटंगा के राजा थे और जिन्होंने अपनी पदवी ले ली कौन सी? संग्राम शाह की। ध्यान रहेगा, संग्राम शाह की। ओके, अब हुआ ये कि दलपत जो है वो बेचारे उनका देहांत हो गया जल्दी। अब जो रानी दुर्गावती थी वो क्या थी? कहां से आई थी? वो राजपूतों से आई थी। तो वो ये राजपति, ये देखिएगा आप, ये है, ठीक, इनकी मैं बात कर रहा हूं। ये है संग्राम शाह, ये संग्राम शाह है। और ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये किसका है? ये है रानी दुर्गावती का। ये बहुत स्ट्रांग थी। तो हुआ ये कि जब मुगलों ने इनके ऊपर, अच्छा, इनका बेटा था, इनका दलपत और दुर्गावती का बेटा था वीर नारायण। ये तो बेचारा 5 ही साल का था। तो रानी ने कहा ठीक है, अब ये दलपत की मृत्यु हो गई है, तो वीर नारायण के नाम पे, जो केवल 5 साल का था, कि मैं अपना राज करती हूँ। तो बहुत अच्छा इन्होंने राज किया रानी दुर्गावती ने, और ये बड़ी भी, मतलब ये एरिया बढ़ गया इनका। तो हुआ ये कि 1565 की मैं बात कर रहा हूं, इसमें जो मुगल फोर्सेस है और किसके अंडर में, यहां पर आप जो चित्र देख रहे हैं, ये कौन है? ये है आसफ खान। क्या नाम है इनका? ये है आसफ खान। एक एक कर देता हूं। आसफ खान है इनके वो कहें कि फोर्सेस इनके अंडर में मुगल एम्पायर ने आसफ खान के जरिए इन पे किया अटैक। किस पे? गढ़कटंगा पे। तो इन्होंने किया गढ़कटंगा पे अटैक, हो गया, इन्होंने कर दिया। उसके बाद ये रानी जो है, इन्होंने ये रूप ले लिया। ये दोनों एक ही है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये रानी दुर्गावती, ये इनका विकराल रूप है, यानी कि राजपूताना रूप है। तो इन्होंने इनका लोहा लिया। किसका लोहा लिया? मतलब किन से अटैक्स में डिफेंस लिया? वो थे आपके आसफ खान। उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से इसका मुकाबला किया। फाइनली आप जानते हैं, जब भी मैं बात करता हूं मुगल एम्पायर की, वो तो बहुत स्ट्रांग थे। अल्टीमेटली रानी दुर्गावती ने कहा, जैसे रानी झांसी ने कहा था कि मैं अपने आप को जीते जी इनके हवाले नहीं करूंगी। ये बेचारी लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हुई, और उसके बाद फिर ये दल जो वीर नारायण है, ये भी बेचारा मर गया। लेकिन गढ़कटंगा एक बहुत रिच स्टेट था, समृद्ध स्टेट था। होता ये था, जैसे मैंने आपको बताया, जब से फिर से दिखा देता हूं, ये जो गढ़कटंगा आप देख रहे हैं ना, ये जंगलात वाला इलाका था, और यहां पर बहुत सारे हाथी मिलते थे, एलिफेंट्स। तो ये गढ़कटंगा वाले क्या लोग जो करते थे, इन एलिफेंट्स को पकड़ते थे गढ़कटंगा वाले, और इसको बेचते थे आसपास के जो इनके एम्पायर्स हैं या शहर हैं या नगर हैं, उनको ये ट्रेड करते थे इन एलिफेंट्स का, मतलब हाथी का। तो हाथी का जब ये ट्रेड करते थे तो इनको अच्छा खासा पैसा मिलता था। फिर क्या हुआ, मुगल्स ने इनको अटैक किया था, और उसके बाद क्या किया कि एक पार्ट तो मुगल्स ने अपने आप पास रख लिया, मुगल एम्पायर ने। बाकी जो पार्ट है वो दे दिया चंदन शाह को। चंदन शाह कौन है? ये जो वीर नारायण मैंने बताया था ना, रानी दुर्गावती और दलपत का बेटा, उनका चाचा है, उनका अंकल है, अंकल, उनको दे दिया। लेकिन बहुत दिनों तक ये चल नहीं पाया, मतलब चलाया इन्होंने लेकिन चल नहीं पाया, क्योंकि यहां पर बुंदेलाज और मराठास इनका अटैक रहा इन पे, ये पूरे गोंड पे। तो फिर फाइनली ये लोग बेचारे बहुत वीक हो गए। अब मैं बात कर रहा हूं अहोम्स की। अहोम्स कौन है? आपको अहोम बोलते ही नॉर्थ ईस्ट का ख्याल आना चाहिए। यहां पर देखिए म्यांमार है और यहां आसाम है। तो आसाम और म्यांमार दिमाग में बिठा लीजिए। म्यांमार, बर्मा जो आज का है, वहां से आसाम, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र की वैली है, ब्रह्मपुत्र की वैली कौन सी हुई? ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ब्रह्मपुत्र आ रही है ना, यहां की वैली में, इसकी जो वैली है, यहां पर म्यांमार से लोग आके बसे। यही लोग अहोम्स थे, ठीक। इन्होंने क्या किया, यहां पर ऑलरेडी इस जगह पे भुइयां, यानी कि जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उनका राज चलता था, या उन्होंने कंट्रोल किया था। अहोम ने क्या किया, इन लोगों को हराया या फिर इनको कंट्रोल में ले लिया। और उसके बाद 16वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूं, इन्होंने जो छुटियाज है, ये बात कर रहा हूं मैं 1523 की, और साथ में कोच हाजो, ये बात कर रहा हूं मैं 1581। इन लोगों को भी, ये बड़े बड़े किंगडम्स थे, इनको भी अहोम्स ने इनको भी पराजित कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। और इनका पावर इस तरीके से देखिए कि 1530 में ये आग्नेय शस्त्र, यानी कि फायर आर्म्स यूज करते थे। बंदूक, पिस्तल जैसी जो चीज हो गई, उसका थोड़ा आप कहें प्रिमिटिव रूप देख लीजिए।
और 1660 तक आते आते तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। इन्होंने बड़े सोफिस्टिकेटेड, बहुत हाई क्वालिटी गन पाउडर क्या होता है? गन पाउडर होता है बारूद, और कैनन्स क्या होता है? तोप, उनका उपयोग शुरू कर दिया। इसीलिए ये इतने पावरफुल हो गए। जब 1662 की बात मैं कर रहा हूं, मुगल एम्पायर आ गया। मुगल एम्पायर कब भी अटैक करता है तो मुगल एम्पायर में ऐसा तो नहीं कि अकबर और जहांगीर जाके करेंगे, कोई ना कोई उनका सेनापति करता है। जैसे मीर जुमला, इन्होंने किया अहोम्स पे अटैक। किन्होंने? मीर जुमला ने। तो 1662 की बात मैं बता रहा हूं। अच्छा, इनके पास फायर आर्म थे, इनके पास गन पाउडर था, इनके कैनन थे, इन्होंने बहुत अच्छा अटैक तो किया, मतलब डिफेंस किया, लेकिन ये हार गए बेचारे, अहोम्स पराजित हो गए। लेकिन क्योंकि आप देखिए, यहां पर दिल्ली है, यहां आगरा है, कहां जाके नॉर्थ ईस्ट में अहोम है, उतने दूर पे इनका कंट्रोल इतने दिन तक, मुगल का जो कंट्रोल है इस पे ज्यादा दिन तक नहीं रह पाया। ओके, अब अहोम का जो स्टेट है वो कैसे कैसे काम करता था? ये जो अहोम का स्टेट ऐसे काम करता था, ये लोग डिपेंडेंट थे पाइक्स पे। आप ये देख रहे हैं, ये पाइक है, ये पाइक है, ये पाइक है। अच्छा, इनके जो संस्थापक थे उनका नाम है सुखापा। ये अहोम डायनेस्टी के, अहोम वंश के संस्थापक है मिस्टर सुकापा, याद रहेगा। ये अहोम डायनेस्टी, ये इलाका तो दिखाई रहा हूं, ये इनके कुछ आज भी स्कल्पचर, ये इमारतें बहुत बेहतरीन मौजूद है। तो मैं आपको बता रहा था ये डिपेंडेंट थे पाइक पे। पाइक क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको बुलाया और कहा कि चलो यहां काम करो आके, और मैं पैसे नहीं दूंगा तुमको, मतलब जिसे कहेंगे फोर्स लेबर। इसी को हम कहते हैं बेगार, कि भाई काम कराएंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे। तो इन्होंने किया क्या था, अहोम लोगों ने अपना जो इलाका था उसकी जनगणना कर रखी थी, और हर एक विलेज वहां से कुछ पाइक्स भेजने होते थे शेड्यूल के हिसाब से कि भाई यहां से कल तुम्हारे पाइक्स आएंगे, कल यहां से तुम्हारे पाइक्स आएंगे, इतने 12 पाइक आएंगे, यहां से 15 पाइक आएंगे, या फिर 10 पाइक आएंगे। पाइक मतलब वो लोग आएंगे जहां काम करेंगे। क्लियर हो गया? इन्होंने क्या किया, एक जरा गड़बड़ इन्होंने कर दी कि हुआ ये कि जैसे पाइक, अब पाइक अलग अलग टाइप के आ रहे थे, अलग अलग उससे आ रहे थे, नंबर क्या आ रहे थे, जैसे मैंने अभी 12-15 बताया। तो उन्होंने क्या किया कि यहां से भी उतने ही पाइक आए, यहां से भी उतने भी पाइक आए, यहां से भी उतने पाइक आए। तो इन्होंने जैसे ये इसको डिवाइड कर दिया, इस भाग को डिवाइड कर दिया। तो इस भाग को कैसे डिवाइड किया? यहां से मान लीजिए यहां से 10 पाइक आते हैं, यहां से आते हैं 50 पाइक, तो इनको बराबर करना है। 10 और 50 हो गए 60, तो यहां 30 हो, यहां 30 हो, तो यहां से 20 उठा के यहां भेज दिए। तो अब यहां कितने हो गए? 30, यहां हो गए 30। इससे क्या हुआ कि यहां से जो 20 गए हैं वो एक कुल के लोग थे, एक क्लैन के लोग थे, वही तो ट्राइब थी, वो गई टूट। यहां से इनका जो है थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हुआ। जितने भी जो अवयस्क लोग थे, वो उनका काम करना आर्मी में जरूरी था। वो आर्मी में काम करेंगे कब? जब वॉर होगी, जब लड़ाई होगी, तो जितने भी वयस्क लोग हैं अहोम के, वो सब वॉर में आएंगे। और अगर वॉर नहीं हो रही है तो जैसे डैम बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग डैम्स हो गया, इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, या पब्लिक वर्क, कोई भी अगर सामुदायिक केंद्र वगैरह बनाना है, ये सब। इसके अलावा राइस कल्टीवेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से अहोमों ने किया। तो जो अहोम की जो सोसाइटी है, जैसे ये सोसाइटी है, ये डिवाइडेड थी जिस क्लैंस में, कुल में, उनको कहते थे खेल। किसमें? खेल कहते थे। तो बहुत सारे कम इनके पास आर्टिसंस थे, यानी जो चीजें बनाने वाले हैं ना, वो जिनके हाथ में कला होती है, वो नहीं थे। तो वो बाहर से लाते थे, बाहर से लाया करते थे, बाहर से आते थे। होता यह था कि जैसे मान लीजिए किसान है, उसको कौन जमीन देता था? जो ग्राम समाज की जमीन, मतलब ग्राम समाज की जमीन, गांव की जमीन फार्मर को मिलती थी। और एक बार ग्राम समाज ने, या फिर कहीं ग्राम समाज ने दे दी, तो इससे जमीन राजा भी नहीं ले सकता था। ठीक है? अगर हुआ क्या कि पहले तो ये जो अहोम्स थे, ये पहले केवल ट्राइबल्स जो गॉड है उन्हीं की पूजा करते थे, जैसे जंगल की पूजा कर ली, या फिर और भी जैसे जंगल से रिलेटेड की पूजा कर ली। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि मैं बता रहा हूं, पहले हाफ 16 सेंचुरी की, मतलब आप 17 सेंचुरी, मतलब 1650 के पहले की बात कर लेते हैं। यहां पर क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स हैं वो बहुत सारे आए, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया, उनका प्रभाव बढ़ गया। इससे क्या हुआ कि जो टेम्पल्स हैं वो बहुत सारे बनाए गए, और ब्राह्मणों को बाकायदा जमीनें दी गई, ये किंग द्वारा। किंग ने कहा कि हम इनको, ब्राह्मण्स को जमीन देंगे। तो यहीं पर एक बात आती है शिव सिंह की।
शिव सिंह है, इनका जो समय था वो था 1714 से 1744। ये जो शिव सिंह है, ये बेसिकली इनके राज में जो हिंदुइज्म है वो तो था नहीं यहाँ पे, लेकिन हिंदुइज्म जो है सबसे पॉपुलर धर्म बन गया यहाँ पे। ओके, लेकिन फिर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने ट्राइबल गॉड और ये जो हिंदुइज्म है इसको दोनों को मिला के चलाते रहे, नहीं कि अपनी जो ओल्ड ट्रेडिशन है ये मानते रहे। इन्होंने क्या किया, बड़े सोफिस्टिकेटेड टाइप की, बड़ी परिष्कृत टाइप की सोसाइटी थी समाज अहोम की। पोएट हो, स्कॉलर्स हो, यानी कि जो कवि हो या फिर विद्वान हो, उनकी बड़ी इज्जत करते थे, उनको जमीन देते थे। इसका मतलब थिएटर वाला नाच गाना भी बहुत अच्छे से चलता था। इस तरीके से कई चीजें इन्होंने कन्वर्ट भी की, मतलब ट्रांसलेट भी की। जैसे जो बुरानजीज है, तो जितना भी पुराना इनका काम था या फिर कई हिस्टोरिकल चीजें थी, बुरानजी जिसे कहते हैं, इसको इन्होंने पहले तो अहोम भाषा में चेंज कराया, अहोम लैंग्वेज कर देता हूं, उसके बाद इन्होंने एसएमीज में करवाया। क्लियर हो गया? ये है यहाँ की कहानी। तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि बहुत सारी जनजातियां भी आई, कुछ जनजातियां, और सब जगह कहाँ ये थी, कई जो थी वर्ण व्यवस्था को नहीं मानती थी, इसलिए जनजातियां थी, ये किसी पर्टिकुलर किनशिप बॉन्ड था इनका, और कईयों की हमने बात भी की यहाँ पे। अब आप देखेंगे मंगोल्स की बात मैं करूंगा, वहां पर बाहर और क्या चल रहा था और जगह पे। यहां पर आप देखिए कि ये जो मंगोलिया है, ये क्षेत्र मंगोलिया है, इसमें ये बेसिकली इस इलाके की बहुत इंपॉर्टेंट पैस्टोरल यानी पशुचारण वाली और हंटर गैदरर्स, यानी हंटर गैदर का मतलब होता है शिकारी और संग्राहक, उस श्रेणी के ये लोग थे, ये ट्राइब थी। और कहां रहते थे ये? स्टेपीज कहते हैं, जो आपका ग्रासलैंड होता है स्टेपीज, ये सेंट्रल एशिया की बात मैं कर रहा हूं। ठीक, तो 1206 की अगर बात की जाए, यहां पर आए घेंगिस खान, यह है चंगेज खान, सीके कर देता हूं, या घेंगिस खान भी बोल सकते हैं आप इनको। ये जो घेंगिस खान थे या फिर चंगेज खान है, इन्होंने क्या किया कि मंगोल और टर्किश इन लोगों को मिला लिया, और जब ये मिल गए तो बड़े ताकतवर हो गए। फिर इन्होंने और इनके आगे जो लोग आए, उन्होंने रशिया, ईस्टर्न यूरोप, चाइना के कई भाग, वेस्ट एशिया के कई भाग, वो सब कब्जे में ले लिए, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी मिलिट्री थी, बहुत अच्छा इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था बहुत बढ़िया था वो। ठीक है, तो ये मंगोल्स की बात हुई। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।